हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब पैन नंबर। पैन नंबर क्या होता है कि एक ऐसी संख्या होती है जो असेसिंग ऑफिसर है, टैक्स कर निर्धारण जो अधिकारी है, असेसिंग जो ऑफिसर होता है, वो किसी व्यक्ति को उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ऐसा नंबर अलॉट करता है। तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में एक व्यक्ति को पैन नंबर प्राप्त करना आवश्यक है। कौन कौन सी जो सिचुएशन होंगी जब उसको क्या है, उसके पास पैन नंबर होना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति की जो आय है, जो हमारे टैक्सेबल लिमिट है, अगर उससे अधिक है, जो कर मुक्त जो एग्जेम्पशन की जो लिमिट है, अगर उसे अधिक उसकी इनकम है, तो उसको क्या लेना पड़ेगा? पैन नंबर होना चाहिए उसके पास। वह अन्य व्यक्ति की ओर से कर चुकाने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और व्यक्ति की इनकम पे उसको टैक्स देना है। अगर कोई बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है और एक वित्तीय वर्ष में उसकी जो टोटल टर्नओवर बनती है, कुल बिक्री या प्राप्तियां हैं, वो कितनी है? 5 लाख रुपये या इससे अधिक हैं। अगर कोई पुनाथ ट्रस्ट है, ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी व्यक्ति, परंतु इसमें एक ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख या इससे अधिक की कुल राशि का ट्रांजैक्शन करता है। इंडिया में निवासी कोई व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो 2.5 लाख से ज़्यादा की कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्टर के लिए बहुत ज़रूरी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो एक्ट है 1994, उसके अंतर्गत कोई करदाता आता है। अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो नियम है 1994, उसमें उसके एक्ट है, उसका एक नियम है सेक्शन 57A। अगर इसके अंदर किसी करदाता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको इनवॉइस जारी करना पड़ेगा, और वो रजिस्टर्ड है इस एक्ट में। सर्विस टैक्स के अंतर्गत कोई आता है। अगर कोई वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अंदर आता है कोई व्यक्ति, और वह किसी ऐसी राशि या आय प्राप्त करने का अधिकारी है जिस पे क्या होता है कि जो TDS है पहले कट जाता है, उसके बाद इनकम मिलती है, ऐसी इनकम प्राप्त करने का वो अधिकारी है, तो क्या होगा? उस व्यक्ति को पैन नंबर लेना पड़ेगा। पैन नंबर उसको उस सिचुएशन में ज़रूरी होता है। तो जो ये अभी ये चीज़ें दी हुई थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड, सर्विस टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है, इन सबको इंक्लूड कर दिया है GST में। अब हम यहाँ पे GST का भी नाम लिख सकते हैं कि जो कोई व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत आ रहा है, वो रजिस्टर्ड है वो, तो उसके पास भी क्या होना चाहिए? पैन नंबर होना चाहिए। अगर यदि किसी करदाता को अभी तक परमानेंट अकाउंट नंबर है अलॉट नहीं हुआ है, तो निर्धारित अवधि तक वो क्या करेगा? फॉर्म नंबर 49A है, इसमें एक एप्लीकेशन लगाएगा, और उस एप्लीकेशन के बाद उसको क्या? पैन नंबर अलॉट हो जाएगा। जो पैन नंबर आवंटन के बाद करदाता को जो सारी स्टेटमेंट होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, जो कर चुकाने के जो चालान होते हैं, अन्य कोई डॉक्यूमेंट है, उनके ऊपर पैन नंबर लिखना क्या होगा? आवश्यक होगा। कुछ सेक्शन है, सेक्शन 39A नियम है, 114B, इनमें पैन नंबर की जगह पे वो अपने आधार नंबर का भी उल्लेख कर सकता है। ये लागू हुआ था 1/9/2019 को। तो कुछ पैन नंबर से रिलेटेड और भी प्रावधान हैं। वो प्रावधान क्या है कि कहाँ पे पैन नंबर लिखना है, पैन नंबर का जो उल्लेख करना है वो आवश्यक है। बहुत सारे अदर प्रोविज़न है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैन नंबर का। देखो, सबसे पहले है अचल संपत्ति। इनमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन की जाती है, तो उसमें क्रय विक्रय मूल्य अगर उसका 10 लाख रुपए से अधिक है, या स्टैम्प ड्यूटी के लिए जो प्राधिकारी उसने निर्धारित मूल्य बताया है वो भी 10 लाख रुपए से अधिक है, तो ऐसी सिचुएशन में पैन नंबर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर मोटर वाहन है, उसकी खरीद बिक्री पर पैन नंबर लिखना है। FD करवा रखी है बैंक में या सहकारी बैंक में, डाकखाने में, कोई निधि है, NBFC में है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऐसी कंपनी में है, 50,000 रुपये से अगर अधिक की करवाते हैं एक साल में, तो वहाँ पे पैन नंबर का उल्लेख करना जरूरी है। अगर सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन की जाती है, क्रय विक्रय किया जाता है, 1 लाख रुपए से अधिक की ट्रांजैक्शन होती है, तो पैन नंबर जरूरी होना चाहिए। बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में खाता खोलना, तो इसके बेसिक बचत खाता खोलना इसके अंदर शामिल नहीं होगा, इसमें तो पैन नंबर उल्लेखित होना चाहिए। अगर एक बार में होटल या रेस्टोरेंट में इतना बिल होता है कि एक बार में ही रोकड़ में आप कैश में देते हो, 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान करते हो, तो पैन नंबर का उल्लेख करना पड़ेगा। कैश में बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर
बैंकर चेक्स आदि खरीदते हैं एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक तो पैन नंबर होना चाहिए। बैंकिंग कंपनी या सहकारी कंपनी में कैश जमा करवाना 50,000 रुपये से अधिक तब भी पैन नंबर होना चाहिए। विदेश की यात्रा की है और एक बार की यात्रा में कुल मिला के 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान अगर किया जाता है पैन नंबर का उल्लेख करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जारी करते समय भी अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से रिलेटेड तो पैन नंबर होना चाहिए। म्यूचुअल फंड की यूनिट को खरीदने के लिए अगर 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं तब भी पैन नंबर देना। डीमैट अकाउंट खोलना है तब भी सेम सिचुएशन रहेगी। कोई अनुसूचित कंपनी के अंशों को खरीदना होगा तो मैक्सिमम में 50,000 या 1,00,000 रुपये तक की लिमिट है कि यहाँ पे 1,00,000 रुपये से अधिक की अगर ट्रांजैक्शन होगी तो पैन नंबर होना चाहिए। डिबेंचर या बॉन्ड है 50,000 से अधिक का भुगतान करते हो। रिजर्व बैंक के बॉन्ड है जीवन बीमा प्रीमियम है यहाँ पे पेमेंट की जाती है एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक तो पैन नंबर। तो ये सारे ऐसी ट्रांजेक्शन्स थी जब ये ट्रांजेक्शन की जाएंगी तो एक व्यक्ति ट्रांजेक्शन करते टाइम उसके पास पैन नंबर होना क्या है बहुत ज़रूरी है तब जाके वो इस टाइप के ट्रांजेक्शन कर सकता है अदरवाइज नहीं कर सकता। तो छूट किस किस को दे रखी है देखो छूट दे रखी है। एक तो ये प्रावधान किसके संबंध में लागू नहीं होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और काउंसिलर ऑफिसर जो वाणिज्य दूत कार्यालय हैं जो हमारे इंडिया में इनके ऊपर ये प्रावधान लागू नहीं होते कि ये एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन करते हैं। ये सारे जो प्रोविज़न हैं इनके ऊपर पैन नंबर से रिलेटेड लागू नहीं होंगे बाकी सब पे क्या होंगे लागू होंगे। कुछ और भी पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड जहाँ पे पैन नंबर का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति जिसका TDS काट के भुगतान किया जाता है मतलब टैक्स पहले कट जाता है फिर पेमेंट होती है उसको भी पैन नंबर है जो वो भुगतान करने वाले व्यक्ति को बताना होगा। जहाँ से पेमेंट मिलती है उसको अपना पैन नंबर बताना पड़ेगा। उद्गम स्थान पर कर की कटौती करते टाइम बहुत सारे डॉक्यूमेंट पर राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी पैन नंबर लिखना होगा। जैसे कर्मचारी को वेतन के बदले में कोई परक्विजिट्स या अन्य कोई और वैल्यू का जो बेनिफिट होता है और उसकी जो स्टेटमेंट जारी की जाती है। TDS जब कटा है उस कर कटौती का जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब अपना टैक्स फाइल रिटर्न की जाती है तो रिटर्न वाले जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या लाइसेंसिंग के है लाइसेंस में क्या होता है कि आपने लाइसेंस जारी किया बदले में आपको फ़ीस मिल रही है तो उस टाइम पे जब फ़ीस मिलेगी तो TDS काट के वो पैसा मिलेगा। तो इस संबंध में सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उस टाइम पे क्या होगा पैन नंबर का उल्लेख है जो ज़रूरी है। पैन नंबर उस व्यक्ति के पास ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद पेनल्टी क्या होगी अगर कोई पैन नंबर है कोई व्यक्ति बिना निर्धारित कोई कारण नहीं है पर्याप्त कारण उसके पास नहीं है निर्धारित समय में जो परमानेंट अकाउंट नंबर के अलॉटमेंट के लिए अगर कोई एप्लीकेशन नहीं देता है और जहाँ जिन डॉक्यूमेंट पे उसको पैन नंबर लिखना जरूरी वहाँ पे नहीं लिखता है तो उसको 10,000 रुपये तक की क्या लगाई जा सकती है पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके बाद है कोटेशन ऑफ आधार नंबर। आधार नंबर का उल्लेख कहाँ कहाँ पे करना होगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो आधार नंबर लेने के लिए मान्य है तो उसे अपना आधार नंबर लिखना होगा। कहाँ पे लिखना होगा जब पैन नंबर लेने के लिए क्या करता है वो एप्लीकेशन लगाता है तो उसको अपना आधार नंबर लिखना पड़ेगा। अपनी आय के रिटर्न पर आधार नंबर लिखना होगा। अगर उस व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है तो वो इसके लिए एप्लीकेशन लगाएगा तो उसको एक एनरोलमेंट ID दी जाएगी। तो तब तक जब तक उसको आधार नंबर नहीं मिलता है इन एनरोलमेंट जो ID मिलती है ये एनरोलमेंट ID वो लिखेगा। अगर गवर्नमेंट है ये जो इस सेक्शन के जो प्रावधान है किसी व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे तो ये अधिसूचित किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक क्लैरिफिकेशन जारी की जाएगी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तब जाके वो इस से छूट दे सकती है। निम्न व्यक्तियों को अपना आधार नंबर है जो वो उनके पास आधार नंबर या नामांकन नहीं है तो अनिवार्य उनके लिए नहीं है। तो किन के लिए नहीं है वह आसाम जम्मू कश्मीर या मेघालय राज्य में रहता है। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वो अनिवासी व्यक्ति है। देखो वो क्या है नॉन रेजिडेंट। उसके बाद गत वर्ष में कभी भी उसकी आयु है 80 वर्ष या उससे अधिक की रही और वो भारत का नागरिक नहीं है। इनको सिर्फ क्या दी है आधार नंबर से छूट दी है। इसके बाद बात करते हैं अगर जो टैक्स फाइल रिटर्न की जाती है वो रिटर्न करने में अगर देरी की जाती है दाखिल करने में कोई गलती की जाती है तो उस गलती करने पर क्या लगेगा ब्याज लगेगा। कोई टाइम पे दाखिल निर्धारित तिथि तक अगर कोई टैक्स फाइल जो स्टेटमेंट है रिटर्न है वो दाखिल नहीं करता तो निम्न अवधि का ब्याज देना होगा। कौन सी अवधि का उसको ब्याज देना पड़ेगा
जो ब्याज देना पड़ेगा वो होगा विवरणी दाखिल करने की जो निर्धारित तिथि थी, मतलब जो डेट थी, लास्ट डेट को हम देखेंगे, और जब वो दाखिल करता है तो उसने कितना लेट दाखिल किया है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने, तो वो टाइम पीरियड देखा जाएगा और उस टाइम पीरियड का क्या लगेगा, उसके ऊपर ब्याज लगेगा। और जो ब्याज की रेट रहेगी वो रहेगी 1% की रेट होगी पर मंथ, और सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1% की रेट से क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। इसके संबंध में, ब्याज लगाने के संबंध में 2-3 पॉइंट और देखें कि इसकी गणना कैसे की जाएगी। ब्याज लगाने की जो अवधि है, अवधि में संपूर्ण माह के अतिरिक्त अगर अन्य माह भी शामिल है तो उसे पूरा मान लिया जाएगा। जैसे 2 महीने 10 दिन थे तो पूरे 3 महीने माने जाएंगे, मतलब 1 महीने का अगर कोई अंश शामिल है तो उसे पूर्ण महीना माना जाएगा। ब्याज लगाते समय अगर क्या है कि साल है और उसमें कुछ महीने ऐड होते हैं, महीने हैं, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद है अगर कर, अर्थदंड या अन्य कोई जो धन है जिस पर क्या लगाना है, ब्याज लगाना है, तो उस जो अमाउंट है उसको हम क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। अगर 100 में उसको क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लिया जाएगा। जैसे हम कर लेते हैं कि 10, 6, 5 या इससे ज़्यादा लास्ट की फिगर बनती है तो हम उसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो उसको स्किप कर देते हैं। अगर 5 या 5 से कम बनती है तो लास्ट की फिगर 0 में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो राउंडिंग ऑफ इस प्रोसीजर को कहते हैं। तो इस तरीके से उस अमाउंट को राउंडिंग ऑफ कर लिया जाएगा। तो ये पॉइंट थे जो ये थे पैन नंबर से रिलेटेड थे, और ये थे कि अगर आप टाइम पे टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट है जो वो क्या लगाएगी, इंटरेस्ट लगाएगी।